हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश पापा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस चैप्टर में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन मेरे भाई सीबीएसई के अंदर आता ही आता है। ये वाली बात शुरुआत में ही तुम्हें इसलिए बता दी ताकि तुम इस चैप्टर पे और ज़्यादा ध्यान दो। और एक चीज़ और बता दूं, पिछले साल जो आपके चैप्टर में मतलब हिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 था वो था नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, जो कि इस बार हटा दिया गया है। तो इस बार से आपका चैप्टर नंबर 2 होगा नेशनलिज्म इन इंडिया। चलो यार शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। अगर आपने मेरा चैप्टर 1 समझा हो, ठीक है, तो उसमें भी मैंने नेशनलिज्म का मतलब समझाया था। नेशनलिज्म का मतलब होता है टू लव इट्स ओन कंट्री, अपने कंट्री के प्रति प्यार, अपने लैंग्वेज के प्रति प्यार, अपने कल्चर के प्रति प्यार। ठीक है, अब जो इन दिस चैप्टर वी विल रीड हाउ द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड इन पीपल ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम क्या पढ़े हुए हैं कि जो लोग थे इंडिया के, उनके अंदर देशभक्ति वाली भावना जगी कैसे। अब देखो, हम सबको पता है कि 1947 से पहले हम पे रूल कौन करते थे? ब्रिटिशर्स, यानी कि अंग्रेज हम पे रूल करते थे। अब ब्रिटिशर्स का क्या था कि उनका कॉलोनियलिज्म चल रहा था। ठीक है, इसमें वो क्या करते थे, मतलब भारतीय लोगों पर जुल्म करते थे। और कुछ भारतीय भी ऐसे चापलूस थे, देख रहे हो कैसे उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है और चमचे बन के रहते थे। और वैसे भी यार तुम्हें एक बात बताऊंगा ना, चमचा ना कभी मत बनना, ना चमचों पे कभी ट्रस्ट करना, क्योंकि चमचा जिस बर्तन के अंदर होता है उसी बर्तन को खाली कर देता है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू हो गया इंडिया में। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है कि भाई जब भारत के लोग उनसे परेशान होने लगे तो भारत के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी हो गए, दूसरे लीडर्स हो गए, वो आगे आए और इन्होंने आंदोलन छोड़ दिए, मूवमेंट छोड़ दिए, भारत छोड़ो आंदोलन और तरह तरह के। अब इन्होंने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चालू कर दिया। देख रहे, जैसे आपने यहाँ पे देखा फिगर, एक यहाँ पे दिखा दिया। नेशनलिज्म एंड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। अब जो नेशनलिज्म है और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है, ये दोनों बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। बच्चा कहेगा कैसे? देखो, नेशनलिज्म का मतलब मैंने क्या बताया? देशभक्ति। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब क्या है? वो मूवमेंट जो ब्रिटिशर्स को, यानी कि जो बाहर से आए अंग्रेज, उन्हें बाहर भगाने का रास्ता दिखाए। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी देशभक्त होगा वो यही चाहेगा कि मेरे देश के अंदर डेमोक्रेसी हो, मेरे देश के अंदर मेरे देश की सरकार हो, ना कि किसी दूसरे देश के पर्सन की। ठीक है, बिकॉज इन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स इवन डिफरेंट कम्युनिटीज कम टुगेदर इन यूनिटी। और एक और बात हुई एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज थी, जैसे हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, भले से उनके बीच में मतभेद हों, डिस्प्यूट्स हों, लेकिन जब देश की बात आई तो सारी कम्युनिटीज मिलके एक साथ आई। जैसे आपने देखा होगा कि अगर टीचर क्लास के 4 बच्चों को पीट दे, किसी बात का पनिशमेंट दे दे, तो वो चारों बच्चे इन 5 बच्चों की तरह कम्युनिटी बना लेते हैं और प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं बेटे। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट मूवमेंट्स क्या क्या हुए इंडिया के अंदर। So in this chapter we will read about different movements in India, how different communities played an important role, और अलग अलग कम्युनिटी ने किस तरह से अपना रोल निभाया। ठीक है, तो सबसे पहले यार मैं बात करूंगा वर्ल्ड वॉर 1 की। अब तुम कहोगे यार इंग्लिश बाबा, बात चल रही है इंडिया की, तो वर्ल्ड वॉर 1 की बात क्यों गई? मेरे भाई वर्ल्ड वॉर 1 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था वो हुआ था 1914 में शुरू हुआ था। और इस वर्ल्ड वॉर में जो पार्ट लिया, ब्रिटेन ने भी पार्ट लिया, यानी ब्रिटिशर्स ने भी पार्ट लिया। अब ब्रिटिशर्स उस टाइम पे इंडिया में रूल कर रहे थे, तो इंडिया भी उसके चपेट में आ गया। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हाउ वाज इंडिया अफेक्टेड, किस तरह से भारत पर प्रभाव पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। तो चलिए पढ़ लेते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ। देखो, जब भी यार कोई वॉर होता है ना, कोई लड़ाई युद्ध बड़े लेवल का होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो अब क्या हुआ, वॉर के टाइम पे क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, तो ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, इनकम टैक्स लगा दिया। मतलब उससे पहले इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, इनकम टैक्स लगा दिया। और भी जो दूसरी चीज़ें थी ना, उन पर टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा काम आएगा आपका। पहला इफेक्ट क्या था? इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड ब्रिटिश आर्मी वॉज फाइनेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग इनकम टैक्स। एक तो उन्होंने इनकम टैक्स लगा दिया। दूसरा, इंक्रीजेस टैक्सेस इन इंडिया, दूसरे तरह के भी जो टैक्स थे वो भी बढ़ा दिए गए। दूसरा असर क्या आया? ड्यूरिंग वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट डबल ऑफ यूजुअल थिंग्स, कॉमन मैन हैड टू सफर अ लॉट। जो रोजमर्रा की जो चीजें थी, जो यूजुअल चीजें थी, उनके प्राइस लगभग बिल्कुल डबल कर दिए, और जिसकी वजह से जो आम आदमी था वो बड़ा परेशान हुआ। तीसरा इफेक्ट क्या आया? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल
विलेज एरिया, जो विलेज एरिया थे, जो छोटे एरिया थे, गांव जैसे एरिया थे, वहां के लोगों को जबरदस्ती भर्ती करवाया जाने लगा आर्मी में। क्यों? क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि ब्रिटेन भी उसमें वर्ल्ड वॉर 1 में उसने पार्ट लिया था, तो उसे और ज्यादा फोर्स की जरूरत थी, तो उन्हें जबरदस्ती करी जा रही थी। चौथा, क्रॉप फेलियर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन फूड शॉर्टेज। अब क्या हुआ भाई साहब, कहते हैं ना कि मुसीबत अकेले नहीं आती, आती तो इकट्ठे आती है। उसी टाइम पे क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया, सूखा पड़ गया, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में जो फसल है वो बर्बाद हो गई। पांचवा और बहुत बड़ा असर क्या पड़ा, 12 से लेकर 13 मिलियन ठीक है, लोग मर गए। किसकी वजह से? सूखे की वजह से। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। एपिडेमिक, जैसे अभी कोरोना वाली एपिडेमिक चल रही है, उस टाइम पे भी एपिडेमिक, एक महामारी आई। कौन सी महामारी थी वो? 1918 फ्लू पैंडेमिक इन इंडिया वाज आउटब्रेक ऑफ एन अनयूजुअली डेडली इन्फ्लुएंजा। ठीक है, स्पेनिश फ्लू था जो कि उस टाइम पे लोगों को हुआ, जिसके हिसाब से अगर 1921 का डेटा देखें तो 12 से 13 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये थे 5 इफेक्ट्स। ठीक है, पीपल थॉट एवरीथिंग वुड बी फाइन आफ्टर वॉर बट नथिंग हैपेंड। अब भाई साहब लोगों को लगा कि यार चलो लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा सही नहीं हुआ। जो अंग्रेज लोग थे उनके जुल्म ऐसे ही चलते रहे। तभी भाई साहब टेन टेन एंट्री होती है हीरो की, और अपना हीरो आता है भाई अपने बापूजी। एट दिस टाइम न्यू लीडर केम इन लाइट, एक नया लीडर आया। महात्मा गांधी टॉट पीपल अ न्यू वे टू प्रोटेस्ट, और महात्मा गांधी जी ने आए और उन्होंने प्रोटेस्ट करने का, आंदोलन छेड़ने का एक नया तरीका सिखा दिया लोगों को। क्या सिखाया? ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, और भाई साहब ये आए और इन्होंने सत्याग्रह ला दिया। अब सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और सिविल रेजिस्टेंस। देखो एक चीज का ध्यान रखना, नॉन वायलेंट, जितने भी मूवमेंट गांधी जी ने किए उनमें सबसे मेन बात थी कि सारे के सारे नॉन वायलेंट होंगे, मतलब मार काट, लड़ाई पिटाई, ये सब उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। अब देखो सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह यानी कि सत्य का आग्रह करना, है ना, होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ। इतनी बात क्लियर है? गांधी जी केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915। ये वाली बात शायद आपको पता ही हुआ कि एक बार गांधी जी बाहर जब गए थे साउथ अफ्रीका में, जब उन्हें एक चलती हुई ट्रेन से उतार दिया था, जबकि उनके पास एसी पास था फिर भी। तो जब गांधी जी वहाँ से 1915 में लौट के आए, आफ्टर कमिंग बैक इन इंडिया ही स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट एट 3 प्लेसेस। और गांधी जी ने भाई साहब आते ही फॉर्म में, जैसे हीरो आता है ना, आते ही फॉर्म में उसने 3 अलग अलग जगह पे सत्याग्रह मूवमेंट शुरू कर दिया। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। 1 या 2 नंबर का मैप, आपको मैप दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि गांधी जी ने कौन कौन सी 3 जगहों पे सत्याग्रह किया। तो सबसे पहले अपने राइट साइड में देखो, गांधी जी ने 1916 में 1916 में चंपारण बिहार में प्लांटेशन सिस्टम में, ठीक है, प्लांटेशन सिस्टम में के लिए क्या किया था? सत्याग्रह किया था। दूसरा 1917 में, यानी 1 साल बाद ही, गुजरात में एक जगह है खेड़ा नाम की, वहां पे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, नो रेवेन्यू कलेक्शन। ये क्या था भाई? ऑलरेडी जो किसानों को जो रेवेन्यू देना पड़ता था, जो टैक्स देना पड़ता था, लेकिन हुआ क्या, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किसानों की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी। भाई जब किसी की पैदावार ही नहीं हुई, इनकम ही नहीं हुई, तो वो बेचारा रेवेन्यू क्या दे। और इसके बाद 1918 में गुजरात के अंदर अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के साथ उन्होंने, यहाँ पे कॉटन मिल हो गया, ये कॉटन मिल है, कॉटन मिल वर्कर्स के साथ उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह। देखो ये तीनों जगह प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, याद रखना 1916, 1917 और 1918। और जगह एग्जाम में वो मैप में दे देगा कि उन 3 जगह को मार्क करो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको इससे दिखाया हुआ है एरो से, चंपारण, इधर खेड़ा गुजरात, और इधर मैंने दिखा दिया ये आपको अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, ये करके रख लो, ये 1 या 2 नंबर में मैप में जरूर पूछेगा आपसे। अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। अब क्या किया भाई साहब, गांधी जी फिर से फॉर्म में आए। गांधी जी ने कहा नहीं यार, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ही थॉट टू स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट रोलेट एक्ट 1919। अब इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। अब तुम पूछोगे ये रोलेट एक्ट है क्या?
ये जो एक्ट था, दिस एक्ट हैड बीन पास्ड हरीडली थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। 1919 में बड़ी ही जल्दबाजी में, ठीक है, ये वाला लॉ पास कर दिया गया, रोलेट एक्ट, जबकि इसका अपोजिशन किया गया, बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया, लेकिन इसको पास कर दिया गया। इस कानून के तहत होता क्या था, इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में मूवमेंट्स चालू हो गए, गांधी जी लीड कर रहे थे, तो इस एक्ट के अंतर्गत सरकार के पास ये परमिशन आ गई कि जो भी इस तरह की गतिविधि में शामिल होगा सरकार के खिलाफ, उसे क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। इट अलाउड द ब्रिटिश टू जेल प्रोटेस्टर्स विदाउट अ ट्रायल फॉर अप टू 2 ईयर्स। यानी कि रोलेट एक्ट के अंदर अगर कोई भी पर्सन, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, अगर कोई भी सरकार के खिलाफ, और यहाँ पे सरकार कौन है, ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश के लोग हैं, उनके खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो उन्हें बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी उसके 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। गांधी जी स्टार्टेड रोलेट सत्याग्रह विद ए स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल 1919। जब ये रोलेट एक्ट पास हुआ, पहले ही ऑलरेडी इसका अपोजिशन हुआ था, लेकिन फिर भी जब ये पास कर दिया गया तो गांधी जी ने भाई साहब रोलेट सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया विद अ स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, और हड़ताल का मतलब होता है जैसे कुछ लोग, जो मजदूर लोग हैं, जो दुकानदार लोग हैं, वो उस दिन उस काम को नहीं करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक, हड़ताल। लोगों ने भाई साहब हड़ताल शुरू कर दी, लोगों ने अपनी दुकानें नहीं खोली, और सब लोग गांधी जी के साथ रोलेट एक्ट के खिलाफ जुड़ गए। अब क्या हुआ भाई साहब, रोलेट एक्ट के खिलाफ लोग बाग सड़कों पे आ गए और रैलीज निकलने लगी, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, हम कोई काम नहीं करेंगे। इन्होंने कहा, लोगों ने, तुम्हारी माँ का नाकी सागा सालो अंग्रेजों, निकलो हमारे यहाँ से, हमारे घर में रह के हम पे ही जुल्म है। अब क्या किया, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होना था भाई, उन्होंने रोलेट एक्ट लाए, तो ये रोलेट एक्ट के सत्याग्रह मतलब आंदोलन में चला दे। तो फिर ब्रिटिशर्स ने सोचा भाई साहब इन्हें तो दबाना पड़ेगा, इन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ जैसे ही लगाया तो पावर आ गई जनरल डायर के हाथ में। अब तुम ये समझो, सबसे पहले मार्शल लॉ होता क्या है, जब किसी पर्टिकुलर जगह की स्थिति खराब हो जाती है, लोग ज़्यादा ही उत्पात मचाने लगें और पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाए मामला, उस टाइम पे जो उस रीजन का जिम्मा दे दिया जाता है आर्मी को, और आर्मी को कह दिया जाता है जो भी आपको ज़्यादा ऊट पाट ये करता हुआ मिले गोली मार दो। तो जब जनरल डायर के हाथ में पावर आ गई, उसी टाइम पे ये जलियांवाला जो कांड है, ये शायद आपने सुना भी होगा, उसी टाइम पे हुआ। अब हम बात करेंगे कि ये हुआ कैसे था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह was going on when जलियांवाला बाग मैसेकर took place in अमृतसर। अप्रैल 13, देखो अप्रैल की स्पेलिंग गलत हो गई है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अब ये हुआ कैसे था, पूरा सिस्टम, एक एक चीज समझो। अ वेरी बिग नंबर ऑफ पीपल केम इन जलियांवाला बाग दैट डे। जलियांवाला बाग एक्चुअली एक गार्डन है, वहां पे बहुत सारे लोग आए, उनमें से कुछ जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। सम ऑफ द पीपल केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रही थी। और प्रोटेस्ट क्यों चल रही थी, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में। लेकिन उसी टाइम पे बैसाखी का सेलिब्रेशन चल रहा था, ये एक त्यौहार होता है पंजाबियों का। तो काफ़ी सारे लोग जलियांवाला बाग में इसलिए आए थे बैसाखी मनाने, वो किसी भी तरह का आंदोलन नहीं कर रहे थे। मैनी पीपल वर आउटसाइडर्स नॉट फ्रॉम अमृतसर, दे वर नॉट अवेयर अबाउट मार्शल लॉ। और कुछ जो लोग थे वो जो मेला लगा हुआ था बैसाखी का, उसमें शामिल होने आए थे। जैसे कि आपके गांव वगैरह में अगर कोई मेला लगता हो तो आपने देखा होगा बहुत भीड़ लगती है वो, और उन्हें ये पता नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब भाई साहब डायर ऑर्डर टू ब्लॉक ऑल द एंट्रीज एंड एग्जिट्स एंड कमांडेड फॉर ओपन फायर ऑन द क्राउड। और भाई साहब जनरल डायर ने ताव में आके उनने कह दी कि भाई साहब जितने भी बाहर निकलने के और अंदर आने के रास्ते हैं ना, सब पे ताले मार दो और सालों पे गोलियां बरसा दो इन पे। और इन्होंने बेचारे जो हमारे लोग थे हिंदुस्तानी, उन सबको देख रहे हो यहाँ पर डू 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 डू, सबको भाई साहब लाशें बिछा दी, लाशें, ठीक है। और ये देखो इस तरह से लोग मरे हैं, ये मुझे एक्चुअल फुटेज लग रही है शायद, अब मुझे पता नहीं है। देख रहे हो भाई साहब, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। डायर वांटेड टू थ्रेटन ऑल द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स एंड देयर सपोर्टिंग
इंडियंस। अब जो ब्रिटिशर्स थे और जो जनरल डायर था वो ये चाहता था कि इस घटना के बाद जो इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं ना, जो अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, महात्मा गांधी जी वगैरह, ये सब दब जाएंगे। एज सुन एज दिस न्यूज़ स्प्रेड पीपल वर डैम एंग्री एंड स्टार्टेड अटैकिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग। और लोगों ने जैसे ही लोगों के पास ये वाली बातें पहुंची कि भाई साहब हमारे लोगों पे खुलेआम गोलियां चला दी, लोग गुस्से में निकल आए और इनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करने लगे, तुम्हारी माँ का। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट टू स्टार्टेड अटैकिंग। अब भाई साहब फिर एक्शन का रिएक्शन, गवर्नमेंट ने भी अटैक करना शुरू कर दिया वापस। और वायलेंस जो है, जो अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। जब गांधी जी ने ये सब देखा, ऑन सीइंग ऑल दिस गांधी जी क्लोज सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह बंद कर दिया। रोलेट सत्याग्रह वॉज ऑन अ बिग लेवल बट ओनली इन बिग सिटीज़। अब इंडिया तो बहुत बड़ा है, जो बड़े बड़े शहर है वहाँ तो रोलेट सत्याग्रह चल रहा था, जो बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन छोटी जगहों पे नहीं चल रहा था। गांधी जी फेल्ट दैट इट वॉज मैंडेटरी फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम टू कम टुगेदर फॉर अ बिग मूवमेंट। अब गांधी जी ने दिमाग में प्लान बनाया कि भाई साहब अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो हिंदू भाई और मुस्लिम भाई, इन दोनों भाई लोगों को, दोनों कम्युनिटी को साथ में आना पड़ेगा, तब इनकी माँ का बहन का, तब इन्हें बताएंगे, मतलब ये जो लोग थे ब्रिटिशर्स। अब गांधी जी ने उस टाइम पे सोचा भाई साहब खिलाफत इशू के बारे में। अब तुम कहोगे कि खिलाफत इशू क्या है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद डिफीट ऑफ ओटोमन। जो पहला वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उसका खत्म हुआ, ओटोमन एम्पायर की हार हो गई। अब भाई साहब ये रूमर्स फैलने लगी कि हार्श ट्रीटी लगाई जाएगी, इन पे फाइन लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। ओटोमन एम्पायर का जो हेड था, जो मुखिया था, वो इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड था, जिसे खलीफा भी कहते हैं। जैसे जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, इनका जो इनका जो स्पिरिचुअल हेड होता है उसे पोप बोलते हैं, ऐसे ही उसे खलीफा बोलते हैं। अब टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ खलीफा, खिलाफत कमेटी वॉज मेड इन बॉम्बे इन 1919। अब ये जो जाहिर सी बात है, खलीफा की पावर्स को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी बनी बॉम्बे में 1919 में। देखो आज जिसे हम मुंबई बोलते हैं वो एक टाइम पे बॉम्बे था, ठीक है। अब क्या हुआ, दो मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली महात्मा गांधी जी के पास आए और उन्होंने इस बारे में बात करी, महात्मा गांधी जी सत्याग्रह के मैटर पे। गांधी जी टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम यूनाइटेड। और गांधी जी ने, भाई साहब इन्होंने कही, गांधी जी के दिमाग में ये तो चाह ही रहे थे, और जब खुद मुस्लिम लोग खुद चाह रहे हैं कि भाई मिलके काम करें, तो गांधी जी के दिमाग में आ गई भाई साहब यही टाइम है, लोहा गरम है और मार दो हथौड़ा। एट कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस सितंबर 1920 में ही कन्विंस अदर लीडर्स टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर स्वराज एंड खिलाफत इशू। अब कलकत्ता में जब कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था 1920 में, तब गांधी जी ने दूसरे लीडर्स को कन्विंस कर दिया कि हमें एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। किसके लिए? स्वराज के लिए और खिलाफत इश्यू के लिए। देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन मैप के लिए बनता है कि जो कांग्रेस का जो 1920 वाला सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कैलकाटा में हुआ था, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आई होप कि जो मेरा तरीका है फ़नी है थोड़ा सा, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपको हर चीज़ अच्छे से हंसते हंसते समझ में आ जाए और हिस्ट्री आपको बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे। इंग्लिश बाबा चैनल पे मेरे दोस्त पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझसे कांटेक्ट करना तो मेरा नंबर लिख लो 8059041145 80 590 411 45। और एक चीज़ और, जब भी आप कोई भी कंटेंट ढूंढते हो, मान के चलो आपको इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 चाहिए, लेटर टू गॉड, तो आपको YouTube में सर्च बार में लिखना है लेटर टू गॉड बाय इंग्लिश बाबा, मिल जाएगा। और लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो लिखना है लेटर टू गॉड क्वेश्चन आंसर बाय इंग्लिश बाबा। इस तरह से आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। बायोलॉजी में आपका चैप्टर 1 है लाइफ प्रोसेस, अगर वो चाहिए तो आपको लिखना है लाइफ प्रोसेस बाय इंग्लिश बाबा। कहने का मतलब जो भी टॉपिक आप ढूंढो, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, ठीक है, और इनफैक्ट ग्रामर का, राइटिंग सेक्शन का, वो उसके लिए आप टॉपिक का नाम लिख के आगे लिखो बाय इंग्लिश बाबा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।